हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा मेडमाइंड चैनल की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने ये क्लास कंटिन्यूशन में देखी है तो हम अभी तक पढ़ रहे थे क्रैश कार्ट, जिसकी पार्ट 1 को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम क्रैश कार्ट पार्ट 2 में हम इमरजेंसी ड्रग को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा वो होगा क्रैश कार्ट पार्ट 2 एंड टॉपिक विल बी इमरजेंसी ड्रग। ओके, तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की सबसे पहली ड्रग, जिसका नाम है इंजेक्शन एड्रेनालिन। तो बाकी आप सभी को अगर पता हो तो मैंने एड्रेनालिन के ऊपर एक अलग से क्लास भी बनाई हुई है, ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन अब हम जैसे कि इमरजेंसी ड्रग हम पूरा पढ़ रहे हैं तो हम एक बार इसको भी लेंगे, करेंगे कवर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन एड्रेनालिन की। जो एड्रेनालिन है ये हमारी बॉडी में भी रिलीज होता है, ठीक है। एक तो होता है इंजेक्शन एड्रेनालिन जो हम हॉस्पिटल सेटिंग में देख रहे हैं, ठीक है। एक होता है एड्रेनालिन हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? वो होता है एड्रिनल मेडुला से, जो कि क्या ग्लैंड है, वहाँ से रिलीज होता है। तो जो हमारा जो इंजेक्शन एड्रेनालिन है ये तो था बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, और ये जो इंजेक्शन एड्रेनालिन है जो हम इमरजेंसी ड्रग में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो होता है, वो एक्ट एज 80% हार्मोन, यानी 80% वो कैसे एक्ट करता है, एज अ हार्मोन की तरह ही काम करता है। जबकि हम उसको ले कैसे रहे, एक इंजेक्शन की तरह ले रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बॉडी में जाके 80% हार्मोन की तरह काम करता है। अब जब भी हार्मोन की तरह काम करता है तो ये क्या काम करता है, ये देखिए। जो अभी एक होता है एड्रेनालिन हार्मोन, एक होता है नोर एड्रेनालिन। यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हम कई बार एड्रेनालिन नोर एड्रेनालिन को एक कॉमन सा वो दे देते हैं कि दोनों सेम ही वर्क करते हैं, लेकिन नहीं, ये जो डिफरेंस है वो यहाँ है। ये देखिए, वर्क जो एड्रेनालिन इंजेक्शन है वो क्या करता है, वो बाईफेजिक की तरह काम करता है। वर्क एज बाईफेजिक। बाईफेजिक क्या कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को तो बढ़ा देगा, लेकिन जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। बाईफेजिक मतलब दो फेज में काम कर रहा है, सिस्टोलिक को बढ़ाएगा और डायस्टोलिक को कम रखेगा। ये एड्रेनालिन का काम है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। क्या होता है? कार्डियक, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक क्या, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर पड़ता है सिस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक जब हार्ट क्या रेस्टिंग फेज में होता है। तो यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, ताकि क्या होता है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके यूजेस वैसे तो बहुत डिटेल में मैंने एड्रेनालिन उसमें बता रखे हैं जो अलग क्लास है, लेकिन यहाँ हम एक वो देते हैं ब्रीफ व्यू। वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर जो एड्रेनालिन है इंजेक्शन, वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है। और ये क्या काम आता है, डिक्रीज सुपरफिशियल ब्लीडिंग। सुपरफिशियल ब्लीडिंग को भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और इंक्रीज एयर एंट्री इन लंग्स। अब जो डोज है इंजेक्शन एड्रेनालिन की, ये होती है, इसकी कंसंट्रेशन होती है, एक 1:1000 होता है, और एक होता है 1:10,000। अब जो 1:1000 है, जो ये वाली कंसंट्रेशन है, इस डाइल्यूशन वाला किस में यूज होगा, आईएम, उसको हम आईएम इंजेक्शन से देंगे। लेकिन जो 1:10,000 है, इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम आईवी इंजेक्शन, हम 1:1000 की जो कंसंट्रेशन को कभी भी आईवी इंजेक्शन से नहीं देते, क्योंकि चांसेस ऑफ अरिदमिया हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमें और डाइल्यूट करना पड़ता है, तो 1:10,000 उसको हम किससे देते हैं, उसको हम आईवी इंजेक्शन से देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंजेक्शन एड्रेनालिन। तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड इंजेक्टेबल, जिसका नाम है इंजेक्शन नोर एड्रेनालिन, ठीक है। जैसे एड्रेनालिन हमारा एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रहा था बॉडी के अंदर, वैसे ही नोर एड भी हमारा बॉडी के अंदर कैसे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल से क्या होता है, रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल से, ठीक है। तो ये जैसे वो 80% एक्ट एज अ हार्मोन काम कर रहा था, ठीक है, ये कैसे काम करता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो कैसे वर्क कर रहा है एज अ हार्मोन। तो ये कैसे काम करेगा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर, क्योंकि ये क्या करता है, नॉर्मली जो होता है वो किससे रिलीज होता है, सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल से। तो क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये कैसे काम करता है, 80% एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। और जो हमने पढ़ा था एड्रेनालिन, वो बाईफेजिक करता है। बाईफेजिक वर्क करने का मतलब क्या है कि सिस्टोलिक को बढ़ाएगा, डायस्टोलिक को कम, जो कि ठीक है, जिससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। लेकिन नोर एड्रेनालिन क्या करता है, मोनोफेजिक, यानी एक ही कमांड फॉलो करना, यानी ये सबका बीपी बढ़ा देगा, सिस्टोलिक के टाइम पे भी और डायस्टोलिक के टाइम पे भी क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है बीपी को, जिसकी वजह से क्या हो गया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी मेन टोटल इफेक्ट क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, क्या होती है, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके यूजेस क्या है, मेनली टू इंक्रीज बीपी, हॉस्पिटल सेटिंग में मोस्टली किस लिए, बीपी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन स्पाइनल एनेस्थीसिया फॉर मेंटेन बीपी एंड डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ हाइपोटेंशन,
ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के टाइम पे बीपी को मेंटेन करने, क्योंकि क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। बीपी इंक्रीज करने के काम आता है, यानी कोई पेशेंट हाइपोटेंशन में ना चला जाए तो उसके लिए, ठीक है। अब जो नोर एड्रेनालिन है ये अफेक्टिव नहीं है कैसे, ओरली, और सूटेबल कैसे नहीं है सबक्यूटेनियसली, अगर हम इसको दे आईएम या फिर डायरेक्ट आईवी दे हम, तो ये क्या है, सूटेबल नहीं है उसके लिए। तो क्यों, क्योंकि क्या कर देता है, नेक्रोसिस कर देता है और स्लफिंग कर देता है वहाँ उस टिश्यू की जहाँ पर हम उस इंजेक्शन को दे रहे हैं, उस साइट पर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको किससे देते हैं, इसको हमेशा मोस्टली किससे दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। नोरेड्रेनालिन को किससे दिया जाता है एडमिनिस्टर, आईवी इन्फ्यूजन से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो इमरजेंसी ड्रग है, उसमें है हमारा इंजेक्शन एट्रोपिन, ठीक है। तो जो इंजेक्शन एट्रोपिन है वो क्या है, एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तो ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, या फिर बोल लो इसको कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं, या फिर इसको सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी बोलते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात बताऊं एट्रोपिन क्या है, देखो एक अपने माइंड में हमेशा एक आइडिया रखना, कोलिनर्जिक और सिंपैथेटोमिमेटिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक का। चलो मैं कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक बता रही हूँ। कोलिनर्जिक सोच लो कि बॉडी को बिल्कुल रेस्टिंग फेज में डालना, ठीक है। और सिंपैथोमिमेटिक्स मतलब सिंपैथेटिक क्या होगा, यानी बॉडी को भगाना, ठीक है, ठीक है। तो अब एक कुछ चीज़ें आपको जनरल आइडिया लगाना पड़ेगा कि अगर मैं कोलिनर्जिक बोल रही हूँ यानी बॉडी रेस्टिंग फेज, एंटी कोलिनर्जिक यानी क्या हो रहा है, रेस्टिंग फेज खत्म यानी नो रेस्टिंग फेज। ऐसे अगर सिंपैथेटिक बोल रही हूँ यानी बॉडी क्या कर रही है, भाग रही है, भागने वाली कंडीशन। और सिंपैथोमिमेटिक, मिमेटिक मतलब ना नकल करना, यानी उसकी तरह काम करना, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, बॉडी को क्या कर रहा है, बॉडी रेस्टिंग फेज में नहीं है। तो ओवरऑल देखो एंटी कोलिनर्जिक यानी बॉडी कोलिनर्जिक यानी रेस्टिंग फेज में नहीं है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कोलिनर्जिक यानी जो रेस्टिंग का रिसेप्टर था वो ब्लॉक कर दिया, यानी बॉडी किसमें रेस्टिंग फेज में नहीं है। सिंपैथोमेटिक मतलब बॉडी क्या कर रही है, रनिंग फेज में है। तो यानी क्या हो गया, यानी ओवरऑल मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। तो जो ये है इंजेक्शन एट्रोपिन ओवरऑल क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को, ठीक है। जिस क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। अब ये वो कंडीशन होगी लाइक इमरजेंसी कंडीशन, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पोंड करती है ना, वैसे ही काम करेगी, ठीक है। एट्रोपिन, एट्रोपिन जैसे हम सपोज एक कॉमन चीज़ लगाओ, अगर आपकी आपने एग्जांपल अपने उसमें भी बहुत बार सुन लिया होगा कि अगर आपके पीछे कुत्ता या डॉग या फिर कोई भी जिससे आपको डर लगता है, ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन हो, चोर भागे, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना वही वाला सिस्टम हम मेडिसिन दे के कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या उस टाइम पर एक बात बताओ, जब हम भाग रहे होते हैं क्या हमें पास प्यास लगती है, नहीं, ठीक है। हमारी जो सलाइवरी सिक्रीशंस हैं ये सब डिक्रीज हो जाती है, क्या हमें उस टाइम यूरिनेशन यानी इनकी अर्ज होती है, बिल्कुल नहीं। उस टाइम हमारी आंखें खुली हो जाती है, डायलेटेड आईज हो जाती है, ठीक है ना। और हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स है ना लाइक रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स है, इनमें हमारा क्या होता है, मोस्टली सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इनमें क्या हो जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है ताकि ये वर्क करे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम दौड़ाना है शरीर को। तो इंजेक्शन एट्रोपिन क्या है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं। ये क्या करती है, रिड्यूस सलाइवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन। तो क्या इसको हम किस में दे रहे हैं, एनेस्थीसिया से हम पहले देते हैं ताकि पेशेंट क्या ना करे, एस्पिरेट ना करे, ठीक है। आल्सो यूज टू पिपल डायलेशन, पिपल डायलेट करने के लिए, मैंने बताया ना एट्रोपिन है क्या काम करेगा, आंखों पिपल को डायलेट कर देगा। याद रखना पिपल का अगर डायलेशन होता है उसके लिए टर्म होते हैं मिडरेसिस, और अगर पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं मायोटिक। अब देखो डी फॉर मिडरेसिस में भी डी आ रहा है और डायलेशन में भी डी, आप इससे कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन को हम किस लिए यूज करते हैं, जब पेशेंट ब्रेडिकार्डियक हो जाए तो हम क्या यूज करते हैं, एट्रोपिन यूज करते हैं, ठीक है। और जो एट्रोपिन है वो क्या है, एंटीडोट है किसका, मशरूम पॉइजनिंग या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में, ठीक है। क्या ये एंटीडोट है किसके लिए, मशरूम पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए। और या फिर अगर कोलिनर्जिक की अगर ओवरडोज हो जाए तो ये तो क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है, तो यानी एक दूसरे को क्या कर देंगे, अफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए। तो ये था हमारा इंजेक्शन एट्रोपिन, और हाँ ठीक है, ये था हमारा इंजेक्शन एट्रोपिन। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इंजेक्शन एडिनोसिन, ठीक है। अब जो एडिनोसिन है ये क्या काम करता है, ये इंजेक्शन डायरेक्ट क्या है, इसका डिप्रेसेंट इफेक्ट है, किसके ऊपर काम करता है, डायरेक्ट करता है एसए और एवी नोड पर, जहाँ से हमारी क्या होती है, इम्पल्स क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, जनरेट होती है, उन पे काम करता है, या फिर पास ऑन होती है उन पे काम करता है। अब पहली बात तो हमें पता है कि अब हम एसए नोड और एवी नोड मोस्टली कहाँ एट्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है, राइट एट्रियम में, ठीक है। अगर हमने एडिनोसिन दे दिया तो क्या हो जाएंगे, जो एसए नोड एवी नोड इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, एक तरह से उस पर ब्लॉक कर रहा है। तो ये क्या करता है, यानी कभी यानी ये किसी चीज़ को कम कर रहा है,
तो इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मल बंदे में दोगे तो एडिनोसिन तुम उसको मार रहे हो, उसकी तुम इम्पल्स को ख़त्म कर रहे हो। लेकिन किसी पेशेंट में अगर वो इम्पल्स जो है मतलब इरेगुलर हो चुकी है, ठीक है, उस बंदे के क्या होगा, अरिदमिया की कंडीशन हो रही है, तो उस बंदे में तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ना, ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब हाँ, तो इसलिए हम किस में यूज़ करते हैं इसको, किसी पेशेंट की उसकी रिदम को नॉर्मल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। अब ये देखो एस ए नोड और ए नोड कहाँ है, राइट मतलब एट्रियम में है, पहली बात क्या है, एट्रियम, यानी वो वेंट्रिकल में नहीं है। तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यानी वेंट्रिकल से ऊपर जब टेकिकार्डिया हो जाए या फिर क्या हो जाए, अरिदमिया हो जाए, तब हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, एडिनोसिन को, ठीक है। और यूजिन इसका एक मेन है, यूजिन वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है बर्थ बाय बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम में बच्चे के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। तो एडिनोसिन का तो काम ही क्या है, एवी और एसए नोड पर क्या करना, उसको डिप्रेसेंट, ताकि कम हो जाए, यानी जो अरिदमिक हो रहा था, यानी जो नॉर्मल रिदम थी उससे अलग हो रहा था, ठीक है, नॉर्मल रिदम एब्सेंस हो रही थी, तो उसको क्या करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हम क्या देंगे, इंजेक्शन एडेनोसिन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंजेक्शन एमाइडायरोन, ठीक है। अब ये जो इंजेक्शन है ये भी क्या है, ये भी एंटी अरिदमिक एजेंट ही है, जो हमारा ये इंजेक्शन है ये भी क्या है, एंटी अरिदमिक है। ये किस में देते हैं हम, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में, लाइक कार्डियक अरिदमिया सच एज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों अरिदमिया की कंडीशन में दे रहे हैं, लेकिन ये तो सुप्रा वेंट्रिकुलर, यानी वेंट्रिकल से ऊपर क्या है, एट्रियम, यानी उस टाइम अरिदमिया तब देंगे एडिनोसिन। और जो कि इंजेक्शन एमाइडायरोन है वो कब दे रहे हैं हम, जब वेंट्रिकल्स का टेकिकार्डिया या फिर फिब्रिलेशन हो जाए, ठीक है, तब देते हैं एमाइडायरोन, ठीक है। अब हमने 3 से 3 ड्रग पढ़ ली, कौन कौन सी, एट्रोपिन, एडिनोसिन और एमाइडायरोन। साथ के साथ इनको क्या कर लेते हैं, एक छोटा मतलब ट्रिक से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। अब देखो, जिन लिख लो एक तरफ एट्रोपिन, एडिनोसिन, एमाइडायरोन। एट्रोपिन को एटी लिख लो, एटी आ रहा है, इसको एडी, इसको एम, क्योंकि एडिनोसिन, एमाइडायरोन, ठीक है। अब याद रखना एट्रोपिन तो किस में यूज होगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन एडिनोसिन एमाइडायरोन में आप कैसे याद करोगे, देखो ए डी ए एम, पहले अल्फाबेट में डी आता है या एम आता है, क्योंकि ए तो कॉमन हो गया, बाद का सेकंड अल्फाबेट की बात करें, ठीक है, डी पहले आता है, एम ऑब्वियसली डी पहले आता है और एम बाद में आता है। और हमें पता है एट्रियम भी पहले आता है, वेंट्रिकल बाद में आता है। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में तो एडिनोसिन यूज होगी, और जो क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है उसमें क्या यूज होगी, एमाइडायरोन यूज होगी। थोड़ा लिंकअप कर पा रहे हो जो मैं बताना चाह रही हूँ, इससे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी ड्रग में है जो है इंजेक्शन मीटोप्रोलोल। अब आपने पढ़ा होगा या याद भी हो, जो मीटोप्रोलोल है, लेविटोलोल, ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। अब एक बात बता देती हूँ पहले, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं कौन सी होती है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, डायरेटिक, ये है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। एक और चीज़ देखो, जो बीटा है, कैल्शियम है, अल्फा, ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन ही कर रहे हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है, बीपी बढ़ता है, और हमें क्या करना है, बीपी कम करना है, तो इनके रिसेप्टर को क्या करना है, ब्लॉक करवाना है, तो इसलिए सब में ब्लॉकर है, ठीक है। डायरेटिक, डायरेटिक क्या, बॉडी के अंदर से अगर फ्लूइड को अगर हम वॉश आउट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू, उससे भी क्या हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, फ्लूइड अगर कम होगा तो। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन मीटोप्रोलोल। ये क्या, एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, और जो मीटोप्रोलोल है वो क्या होती है, स्पेसिफिक रिसेप्टर ब्लॉक है, B1 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। किसको ब्लॉक करते हैं, मैंने कहा ना एंटी हाइपरटेंसिव में बीटा रिसेप्टर, कैल्शियम अल्फा, यानी किसी पे भी काम करके हम एंटी मतलब क्या कर सकते हैं, बीपी को कम कर सकते हैं। तो जो इंजेक्शन मीटोप्रोलोल है ये किस पे काम करता है, बीटा रिसेप्टर पे काम करता है। किस पे करता है, बीटा रिसेप्टर पे। अब ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम एन एक्यूट हार्ट अटैक। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन। ऑब्वियसली क्या करता है, बीपी को कम करता है, तो कई बार चांसेस होते हैं कि पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है, और क्या होता है, एक्सट्रीमिटी कोल्ड हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये था इंजेक्शन मीटोप्रोलोल। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन लेविटालोल। अब जो इंजेक्शन लेविटालोल है ये भी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ही है, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, ये मेडिकेशन क्या करते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि अल्फा पे भी काम कर रही है और बीटा पे भी काम कर रही है, जिसकी वजह से क्या करती है, बीपी को कम कर रही है। अब ये जो ड्रग है इफेक्टिवली क्या करती है, बीपी को लोअर करती है, किस केस में, जो पेशेंट फियोक्रोमोसाइटोमा से वो है। अब ये फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, ये एक ट्यूमर है, किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर को क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं, ठीक है। उस पेशेंट में क्या हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता है क्या चीज़ पता है,
कि ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में क्या है हमारा एड्रिनलिन हार्मोन, और एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, एड्रिनल नॉर्मली क्या करता है, ब्लड के मतलब क्या कहीं ना कहीं बीपी को इंक्रीज ही करेगा। वो कैसे इंक्रीज, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। तो यहाँ तो ट्यूमर हो रखा है तो भर भर के चीज़ें होंगी, तो बीपी को क्या करता है, यानी उस पेशेंट में बीपी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो उसके टाइम पे ये इफेक्टिवली क्या करता है, बीपी को लो करता है। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन वेसोप्रेसिन। ये आपने अपने वार्ड्स में, क्लिनिकल्स में देखा होगा, क्लिनिकल सेटिंग में। वेसोप्रेसिन क्या है, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है। अब इसी के साथ आपका डायरेटिक रहेगा। पहली बात आप सभी के दिमाग में एक चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए, डायरेटिक क्या है और एंटी डायरेटिक। अगर आपको डायरेटिक पता है ना, तो एंटी डायरेटिक तो बताने की जरूरत नहीं है। एंटी मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। डायरेटिक का मतलब अगर कभी भी वर्ड आए ना तो बहा दो, ठीक है, बहा दो। क्या करना है, डायूरेटिक, यानी यूरिन के थ्रू कोई चीज़ बाहर निकल रही है, डायूरेटिक। और एंटी डायरेटिक यानी आपने उसको नहीं होने दिया, मतलब उसको वॉश आउट नहीं होने दिया। अब ये क्या होता है, वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ये क्या काम करता है, किडनी पे काम करता है, जिससे किडनी पे काम करके क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा फ्लो ऑफ यूरिन को। जबकि डायरेटिक क्या करते हैं, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देते हैं कि बाहर निकलो, मैंने कहा था बहा दो, और इसमें बहाने को रोकना है, ठीक है। अब किन पेशेंट में हमें उनके क्या बोलते हैं यूरिन आउटपुट को कम करना है, उन पेशेंट को करना है जिनको क्या हो रखा है, वेजो डायलेटरी शॉक, यानी उनकी क्या हो रखी है, जो वेसल्स है वो डायलेट होती है, जिसकी वजह से उनका बीपी डाउन हो रखा है, ठीक है। और एक तरफ तो उनका बीपी डाउन, ऊपर से तुमने फ्लूइड भी बहा दिया यूरिन के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट तो हाइपरटेंशन में चला जाएगा, हाइपरटेंशन शॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है हमें उसको, उन कंडीशन में, ठीक है, हमें क्या करना है, बीपी को क्या करना है, मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे फ्लो ऑफ यूरिन को, ताकि कहीं कहीं से हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एंड रिमेन लो बीपी आफ्टर रिसीविंग फ्लूइड एंड मेडिसिन। हमने उस पेशेंट को फ्लूइड भी दे दिया, मेडिसिन भी दे दी, तब भी क्या हो रखा है, उसका रिस्टोर नहीं हो रहा है बीपी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके यूरिन आउटपुट को कम करने के लिए हम क्या देंगे, उसको वेसोप्रेसिन देंगे, ठीक है। हम ये अभी ड्रग्स का यूज देख रहे हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में क्या देना है ये हम अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन, जिसका नाम है इंजेक्शन फ्लोसमाइड, जिसको हम लेसिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, लूप डायरेटिक है। ये क्या करता है, यूरिन आउटपुट को, मैंने कहा ना ये क्या है, ये डायरेटिक ड्रग है। फ्लोसमाइड क्या है, डायरेटिक ड्रग है, बहा दो, यूरिन इंक्रीज क्या करती है, यूरिन आउटपुट को। अब जिस पेशेंट को फ्लूइड रिटेंशन हो रखी है, लाइक कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कंजेशन हो रखी है हार्ट में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की, या फिर किडनी का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या करता है, उसमें ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये करता है डायरेटिक की तरह में, यूरिन आउटपुट को बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये किसको ट्रीट करने के लिए, कहीं ना कहीं माइल्ड टू मॉडरेट हाई बीपी, मैंने कहा था बीपी बढ़ रहा है तो उसको कम करने के कई तरीके हैं, तो उसमें एक तरीका ये भी है कि उस बंदे के बॉडी से फ्लूइड को कम कर दो तो भी बीपी डाउन हो जाएगा। अब ये हमें कब करना है, कम जब पेशेंट में अंदर हाई बीपी हो तब, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी खास बात क्या है, जो ये इंजेक्शन फ्लोसमाइड है, लेसिक्स है, ये पोटाशियम स्पेरिंग क्या है, डायरेटिक है। अब ये पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक का मतलब क्या है, कि सपोज हमें किसी पेशेंट, कोई पेशेंट है जिसकी पोटाशियम लेवल वैसे ही कम है, कम नहीं तो नॉर्मल है, हमें उसको और कम नहीं करना, ठीक है, हमें उसके और कम नहीं करना है, तो हम उसको इंजेक्शन फ्लोसमाइड दे सकते हैं, क्योंकि वो उसके पोटाशियम लेवल को नहीं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसको यूरिन आउटपुट में नहीं बहाएगा, ठीक है, उसको छोड़ देगा, बोलो और चीज़ों को क्या कर देगा, वॉश आउट कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंजेक्शन फ्लोसमाइड। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इंजेक्शन डोपामीन, ठीक है। अब ये जो डोपामीन इंजेक्शन है, ये क्या एक न्यूरो है, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। अब जो क्या है, मैंने कहा इंजेक्शन डोपामीन क्या एक न्यूरो है। अब ये जो होता है, ये कैसे काम करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डोज, हम क्या डोज दे रहे हैं, इट वर्क्स ऑन डिफरेंट रिसेप्टर, यानी कम दिया तो दूसरे रिसेप्टर पर काम करेगा, इतनी डोज दी तो दूसरे रिसेप्टर पर, और इतनी डोज दी तो दूसरे रिसेप्टर पर। तो इसके रिसेप्टर है D1, यानी डेल्टा 1, अल्फा 1 और बीटा 1, इसके 3 रिसेप्टर है, जिसपे जाकर क्या करता है, ये बाइंड होता है डोपामिन, ठीक है, डेल्टा 1, अल्फा 1 और बीटा 1। अब डिपेंडिंग ऑन डोज एंड रिसेप्टर इट वर्क्स डिफरेंटली, हर मतलब डोज के साथ, रिसेप्टर के साथ वो काम डिफरेंट करेगा। अब ये बात कैसे है वो देखो, अगर मैं इसको लो डोज पे डोपामिन को देती हूँ, ठीक है, लाइक लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है, तो उस टाइम ये किस पर काम करेगा, ये करेगा D1, डेल्टा 1 रिसेप्टर पर काम करेगा, यानी लो डोज पे किस पे काम करता है, डेल्टा 1 पर, जो कहाँ प्रेजेंट है, डेल्टा 1 रिसेप्टर मेनली क्या प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये डेल्टा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा तो ये क्या काम करता है, सेलेक्टिवली वेजो डायलेशन, यानी वेसल्स को क्या कर देता है, डायलेट, और हमें पता है वेसल्स को डायलेट करते तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, यानी लो डोज पे क्या कर रहा है, बीपी को डाउन कर रहा है, ठीक है। अब अब इसके यूज देखो कहाँ यूज करते हैं, यूज इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो
कंजेशन को दूर करने के कई तरीके हैं, जब हम ये पढ़ेंगे ना इनकी ड्रग्स तो बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका तो क्या है, जो मैंने पीछे बताया था, फ्लूइड है उसको क्या कर दो, बहा दो, तो भी कंजेशन कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, डायलेट ब्लड वेसल, हाँ वही बात है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दो, जिसकी वजह से मान लो एक रास्ता है, इतना सा है जगह, इसमें से लोग फंस फंस के जा रहे हैं, ठीक है, इतनी क्या नैरो स्ट्रीट है, अगर मैं स्ट्रीट को बड़ा कर दूँ तो लोग आराम से चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही कंजेशन हार्ट में क्यों रखी थी, क्योंकि वो इतनी थी, अब हमने उसको बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, वो कंजेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेकंड है यूज इन एआरएफ, एक्यूट रीनल फेलियर। अब उसमें क्या होता है, रीनल फेलियर में ओब्वियसली बंदे को क्या यूरिन आउटपुट नहीं होगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, इसमें डायलेट करें ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, कहाँ, रीनल आर्टरी में, और जितना रीनल आर्टरी में ब्लड जाएगा उसी का क्या हो जाए, यानी क्या हो जाए, जीएफआर बढ़ेगा, और जीएफआर बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा। तो यानी लो डोज पे क्या है, ये वेजोडाइलेशन, मेन चीज आपको याद होनी चाहिए, लो डोज पे डोपामिन एज अ वेजोडाइलेटरी इफेक्ट है इसका, वेसल्स को क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है। नेक्स्ट है वो मॉडरेट डोज पे क्या काम करेगा, एट मॉडरेट डोज लाइक 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, यानी इस डोज पर वो क्या काम करता है, किस पे काम करता है, वो करता है बीटा वन रिसेप्टर पे, यानी पहले डेल्टा वन देन बीटा वन, ठीक है। एक्ट ऑन किस पे काम करता है, बीटा वन रिसेप्टर पर, और जो बीटा वन का होता है, बीटा वन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर। याद करने के लिए, जिस चीज में वन हो, हार्ट भी हमारे पास वन है तो कहाँ हो जाता है, वो रिसेप्टर कहाँ है, हार्ट में है। ये भी, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो बाद में रिसेप्टर डिटेल में करेंगे, अभी पे बात करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। से क्या है, ये किस पे काम कर रहा है, मॉडरेटली डोज पर ये बीटा वन रिसेप्टर पे काम कर रहा है जो हार्ट में है। और बीटा वन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाएगा और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। बीटा वन रिसेप्टर क्या काम करता है, बीटा वन रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आप सभी को ये काम भी आएगी, अगर किसी की हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ रही है तो क्या होता है, क्रोनोट्रोफिक का इफेक्ट होता है, और अगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। यानी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के साथ चाहे वो कम ज्यादा हो रही है तो उसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ऐसे ही क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, हार्ट रेट के अंदर चेंज होना, ठीक है ना, वेरी करना, वो क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव में हार्ट रेट बढ़ेगी या फिर आइनोट्रोपिक यानी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी और घट जाएगी तो नेगेटिव, उसको आइनोट्रोपिक इफेक्ट बोलेंगे, फिर क्रोनोट्रोपिक यानी प्लस माइनस ऐसे बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने कहा ये बीटा वन रिसेप्टर पे काम करती है जिसकी वजह से इसकी हार्ट रेट, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है। अब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट, क्यों, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और ये दोनों ही बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगर पेशेंट, इसलिए इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जिस पेशेंट को हाइपरटेंसिव शॉक हो या फिर कार्डियोजेनिक शॉक हो तब यूज़ करते हैं। तो एक ही चीज़ देख लो, अगर मैं इसको कम डोज में दे रही हूँ तो वो वेजोडाइलेशन करवा रहा है, अगर उसको मैंने मीडियम डोज में दिया तो वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है। अब आगे देखते हैं, अगर उसको हाई डोज पे दे दे तो क्या करेगा, यानी मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी अगर मैं इसको दूँ तो ये क्या कर रहा है, क्या इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा एक्ट एट हाई डोज, ये क्या करता है, अल्फा वन रिसेप्टर पे काम करता है, और जो अल्फा रिसेप्टर है ना, अल्फा वन, वो होता है बॉडी की हर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। अब बॉडी में ब्लड वेसल में प्रेजेंट है तो इट मीन्स क्या कर देगा, जनरलाइज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या कर देगा, जनरलाइज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, ठीक है। अब नॉर्मली जो अल्फा बीटा रिसेप्टर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ही करवाता है, लेकिन जो अल्फा बीटा वन है वो तो स्पेशली कहाँ है, हार्ट में प्रेजेंट है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये है पूरी बॉडी की वेसल, पूरी बॉडी में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो जनरलाइज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो एट हाई डोज इट इंक्रीज, अब देखो पूरी बॉडी की अगर वेसल्स क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या दिक्कत है, आफ्टर लोड भी बढ़ जाएगा और प्री लोड भी, ठीक है। एट हाई डोज मतलब देखो, प्री लोड नहीं, आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, बताऊंगी वो आगे है, प्री लोड आफ्टर लोड क्या है। एट हाई डोज इट इंक्रीज आफ्टर लोड एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू रीनल, मिसेंट्रिक एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। अगर तुम कहीं पे तुम उसको नैरो कर दोगे, इसलिए प्रेशर तो तुम बढ़ा दिया तुमने, लेकिन वहाँ चीज़ तो कम जा रही है ना, ठीक है। मिसेंट्रिक एंड अदर वाइटल ऑर्गन में क्या हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। सो द बेनिफिशियल इफेक्ट इसके हमने कहाँ देखे, लो डोज पे देखे और एक हमने मॉडरेट डोज पे देखे। हाई डोज पे तो जनरलाइज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हम चाहेंगे नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर हार्ट पे है, ठीक है, बीटा वन, और जो डेल्टा वन है वो ब्रेन पर है, ठीक है, वहाँ वो वेजोडाइलेशन और वहाँ क्या कर रहा है, मॉडरेट डोज पे वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन हाई डोज पे क्या करता है, ये जनरलाइज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वो काम कर रहा है। तो ये था हमारा डोपामिन के बारे में। अब एक चीज़ और, हाँ, प्रिकॉशन जो हम, या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ डोपामिन, यानी डोपामिन हम दे रहे हैं तो हम उस टाइम प्रिकॉशन और क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो देख लीजिए। देखो ड्यूरिंग डोपामिन इन्फ्यूजन, जब हम डोपामिन का इन्फ्यूजन देते हैं, जो डोज है, बीपी है, हार्ट रेट है, ईसीजी है, यूरिन आउटपुट है, ये हमें केयरफुली क्या करने होते हैं, मॉनिटर करने होते हैं।
क्योंकि जो इसके एडवर्स इफेक्ट है वो सीनली कहाँ दिखते हैं, मेनली क्या कब होते हैं, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो जाता है। ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ये सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में अगर हम उसको हाई डोज और मीडियम डोज पे क्या हो रहा है, वो बीपी को कहीं ना कहीं बढ़ा ही रहा है ना। ठीक है, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो गया तो उसकी क्या जाएंगे एडवर्स, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की अति बुरी है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगा तो नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, हाइपरटेंशन, टैकिकार्डिया, कार्डियक अरिथमिया एंड एंजाइना, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो हमें इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट है वो है इंजेक्शन डोब्यूटामाइन। ठीक है, हमने डोपामिन पढ़ लिया, हम डोब्यूटामाइन के बारे में पढ़ते हैं। अब डोब्यूटामाइन क्या है, अब जो इंजेक्शन डोब्यूटामाइन है ये क्या है, सिंथेटिक कैटेकोलामाइन है जो स्ट्रक्चरली किससे रिजेंबल यानी डोपामिन से मिलता जुलता है स्ट्रक्चर वाइज। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ होता है पोटेंशियली रिवर्सिबल हार्ट फेलियर सच एज ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी और इन केस ऑफ सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक के टाइम में हम इसको क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन डोब्यूटामाइन को हम यूज़ करते हैं। ये डोपामिन जैसा ही होता है स्ट्रक्चरली। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है इमरजेंसी ड्रग में वो है इंजेक्शन दिल्तियाज़िन। क्या है, इंजेक्शन दिल्तियाज़िन। अब ये क्या है, ये हमें पता है कि ये क्या है, कैल्शियम नहीं पता है तो भी हमें पता करना होगा। ये क्या है, हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। पहले एक बात, अगर आपको ना ये जो ब्लॉकर वर्ड आता है ना, वो ब्लॉक करने वाला, वो ब्लॉकर, तो पहले ब्लॉकर से पहले उस चीज़ का मतलब पता करो कि कैल्शियम चैनल अगर होता तो क्या काम करता। तो जब हम ब्लॉक कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अब वो काम नहीं होगा। क्या होगा, वो काम नहीं होगा। तो ऐसे दिल्तियाज़िन है जो ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। मैंने बताया था हाइपरटेंशन वाले उसमें, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है, नहीं कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल क्या है, कहीं ना कहीं बीपी को इंक्रीज करने में। तो हमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बीपी को डिक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या था, हाँ, तो बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम रिलैक्स, कैल्शियम को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं रिलैक्स एंड वाइड ब्लड वेसल्स हमारी क्या हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी और हार्ट रेट क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। हमारा कभी भी उद्देश्य ये नहीं होता हाई को कम, मतलब बीपी अगर हाइपरटेंशन है, मतलब अगर वो है तो हम उसको बिल्कुल लो करना नहीं, नॉर्मल करना। याद रखो, ज़्यादा है तो हमें कम करना नहीं, ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल तक लाना, और कम है तो भी नॉर्मल तक लाना। कम है तो उसको बढ़ा के नॉर्मल पे लाएंगे, ज़्यादा है तो उसको कम करके नॉर्मल पे लाएंगे। डिफरेंस समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, तो इसलिए हम इसको दिल्तियाज़िन को किस में यूज़ करते हैं, चेस्ट पेन में, यानी एंजाइना, हाई बीपी, या फिर क्या होता है, और इरेगुलर जब हार्ट रेट होती है उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन दिल्तियाज़िन। ठीक है, तो आज की क्लास के लास्ट जो इंजेक्टेबल हैं वो ये हैं। ये देखो, नेक्स्ट है इंजेक्शन डिगॉक्सिन। अब जो इंजेक्शन डिगॉक्सिन है ये क्या है, ये कार्डिक आइनोट्रोपिक एजेंट है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आइनोट्रोपिक क्या होंगे और क्रोनोट्रोपिक क्या होंगे। आइनोट्रोपिक क्या, जो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, जो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएंगे। और क्रोनोट्रोपिक क्या, जो हार्ट रेट बढ़ाते हैं। ठीक है, सो यूज, इसलिए हम अगर ये क्या करें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मैंने कहा था कि आइनोट्रोपिक क्या होते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो हम इसको किस में कर सकते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यानी ब्लड क्या होता है, जब हार्ट के अंदर कंजेशन हो रही है तो उस टाइम हमें क्या जरूरत है कि हार्ट है ना ऐसे पंप करे जोर से, और जो कंजेशन है ना वो जो है वो क्या हो सके, उसे रिलीव कर सके। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। इसकी वजह से जो हार्ट के अंदर जो इतनी कंजेशन हो रही है ब्लड की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एट्रियल फ्लटरिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब इनमें क्या होता है, जब हार्ट ये अरिथमिया वाली कंडीशन है ना, जो भी उनके अंदर हार्ट क्या होता है, ऐसे फड़फड़ाता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं करता, और ब्लड तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ निकलता है, ऐसे फड़फड़ाने से नहीं निकल, वो क्या हो जाएगा, आउटपुट नहीं आता। तो इन कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन डिगॉक्सिन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है आज की वीडियो का, तो अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट इंजेक्टेबल, वो है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन, जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। और मेनली जो हमने देखा है रिलीव एंजाइना, यानी जिसको चेस्ट पेन होता है। ठीक है, हम बोलते हैं इसको, कॉमन लोग बोलते हैं जो जीभ के नीचे रखते हैं गोली, वो वाली। ठीक है, ये वही है। रिलीव जो क्या करती है, एंजाइना रिलीव करती है, और हार्ट फेलियर बाय कोजिंग कोरोनरी डायलेशन एंड रिड्यूस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। ठीक है, जो कोरोनरी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी वो होती है जो क्या करती है, हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है उनको बोलते हैं, उनको क्या कर देती है, डायलेट कर देती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रीलोड और आफ्टर लोड कम हो जाता है। अब प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या होता है वो देख लीजिए। प्रीलोड क्या होता है, सपोज ये है, एक सेकेंड, हाँ देखिए, प्रीलोड को हम कैसे समझ सकते हैं, वो हम इससे समझ लेंगे। देखो, सपोज ये एक स्लोप है, ठीक है, जिसपे एक
पर्सन को क्या करना है, कुछ हैवी, एक मजदूर है, ठीक है, उसको क्या करना है, इस पर सामान लेकर क्या करना है, चढ़ना है, ठीक है, ये सारा क्या सामान है, ठीक है। अब ये जो है, ये अपना, ये मजदूर है अपना हार्ट, ठीक है, और ये जो सामान है ये अपना क्या है, ब्लड, ठीक है, क्या है हमारा, ब्लड है। अब हार्ट को जो ब्लड, यानी जितना ब्लड लेके जा रहा है वो क्या, प्रीलोड है, ये क्या है, प्रीलोड है, ठीक है, जितना ज़्यादा ब्लड यानी प्रीलोड बढ़ रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, नाइट्रोग्लिसरीन देके हम इसको डायलेट करके हम प्रीलोड को कम कर देते हैं, ताकि इसको हार्ट को इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। अब ये आफ्टर लोड क्या है, यहाँ से देखो, ये जो है, ये आपका जो सपोज ये रैंप है, ये जितना ऊंचा होगा तो एक बंदे को चढ़ने में उतना क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और यही अगर क्या होता, ऐसे होता तो ये बंदा इजीली चढ़ जाता, ठीक है। लेकिन ये क्या, बिल्कुल ऐसे है। इस रैंप पर चढ़ने के लिए इसको क्या, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। जो हर्ट को, सपोज ये क्या है, हर्ट को इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके क्या करना है, यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। कहाँ पहुँचना है, यहाँ तक, यानी सिस्टम में ब्लड इजेक्ट क्या करना है, क्या करना है, सिस्टम में ब्लड इजेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा हार्ट, ये हो गया ब्लड। जितना ज़्यादा ब्लड होगा यानी प्रोलोड बढ़ रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये रैंप है या स्लोप है ऐसे होगा, हाई होगा, तो आफ्टर लोड यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी उसको उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही इसको, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। यानी आफ्टर लोड और प्री लोड अगर कम हो जाए तो हार्ट की मेहनत कम हो जाएगी ना। देखो, प्री लोड यानी ब्लड कम हो, आफ्टर लोड कम होने का मतलब ये रैंप ऐसे हो जाए तो हार्ट को कम मेहनत करके वो अपना क्या कर सकता है, ब्लड को पहुंचा सकता है। तो यही हमारी नाइट्रोग्लिसरीन करती है, वो क्या करती है, प्री लोड को कम कर देती है और आफ्टर लोड को कम कर देती है। आफ्टर लोड कम करना मतलब रेजिस्टेंस को कम करना, क्या होता है, प्रेशर और रेजिस्टेंस दैट हार्ट हैज टू ओवरकम टू इजेक्ट ब्लड। आई होप अभी आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया। अब जो इसके रूट है, हम इसको आईवी, ट्रांसडर्मल, सबलिंगुअल, हम इनसे हम दे सकते हैं। सबलिंगुअल से हम कॉमनली देते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है, 0.5 mg की हम इसकी रिपीटेड डोज देते हैं हर 5 मिनट में, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज हम 3 दे सकते हैं, ठीक है। 0.5 mg की होती है, हर 5 मिनट में इसको रिपीट करते हैं, लेकिन 3 डोज। अब मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है इसका, लाइट हेडनेस, हेडेक, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का। तो ये थे हमारे आज की क्लास जो थी इमरजेंसी ड्रग के ऊपर। हाँ, अभी आप सोचोगे तो सिर्फ इतनी तो नहीं होती, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इमरजेंसी ड्रग जो है वो इतनी नहीं होती, ये बहुत सारी है, ठीक है। काफ़ी और हैं जो हमें एक्सप्लेन करने हैं, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इमरजेंसी ड्रग के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, जो होगा क्रैश कार्ट पार्ट 2 ही है, लेकिन जिसमें हम इमरजेंसी ड्रग के क्या होंगे, इमरजेंसी ड्रग जो हमारी रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच।